गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने कल आपके लिए क्लास नहीं दी, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा ठीक है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द था इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज थोड़ा सा रिलैक्स है तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो क्लास तो डाल देते हैं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों को हार्दिक बधाई जिनका यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है, अभी परसों ही यूपीएसआई का रिजल्ट आया है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो भी निराश मत होइए, बहुत सारी वैकेंसीज है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 120 प्लस मार्क्स थे लेकिन फिर भी उनका नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि किसी के नंबर कम हो गए और किसी के नंबर बढ़ गए, ठीक है। तो निराश मत होइए, लगे रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वीडियो की भी वैकेंसी आई हुई है और जून में आपकी यूपी पुलिस की भी फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जब अगर आप मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मत सोचिए कि हमें एक पोस्ट पर हम नहीं जा पाए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं सोचना, बस लगातार मेहनत करिए। कहते हैं ना कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस ये सोच के करिए कि आगे जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। निराश नहीं होना है किसी को भी, किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को। बस लगातार मेहनत करते रहिए। 2022 में ही आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है। जैसा योगी जी ने घोषणा की है कि कोई भी एग्ज़ाम 100 दिन में क्लियर करा देंगे, तो 3 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो फिर टेंशन क्यों लेनी है, जब आपकी इतनी अच्छी तैयारी है कि आप एसआई तक पहुंच सकते हैं, वहां पर 1 या 2 नंबर से, कुछ पॉइंट से रह सकते हैं, तो कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। अपना एक रूटीन बनाइए, कंटिन्यू आपको अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रखनी है, अपनी पढ़ाई। और क्या करना है कि जो भी फॉर्म आए उसका सिलेबस के हिसाब से आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहा है। और करंट अफेयर तो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। और करंट अफेयर में हम स्टैटिक जीके भी साथ में लेकर चलते हैं। जब क्वेश्चन की डिटेल बताते हैं तो क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी आपको पता चल जाती है। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके याद हो जाते हैं। तो करंट अफेयर तो आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन सिविल गेम फेडरेशन के अनुसार 2026 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो बताइए किस देश में किया जाएगा। ये किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कॉमन सिविल गेम फेडरेशन के अनुसार 2026 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कॉमनवेल्थ जो गेम है उसका आयोजन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर किया जाएगा? विक्टोरिया में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? विक्टोरिया राज्य में होगा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले खेल प्रतियोगिता का ये 23वां सत्र होगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम होंगे ये कौन सा सत्र है, 22, 23, 21, 24, इस तरह से। तो याद रखेंगे ये कौन सा सत्र है? 23वां सत्र है। 2 क्वेश्चन हो गए। ऑस्ट्रेलिया के कौन से राज्य में होगा? विक्टोरिया राज्य में होगा। 23वां सत्र होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले खेलों का आयोजन कनाडा, कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। राष्ट्रीय जो कॉमनवेल्थ गेम है उनका सबसे पहले आयोजन कहाँ किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है कि कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है ऑस्ट्रेलिया? कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है? तो 5 बार कर चुका है। कितनी बार? 5 बार ऑस्ट्रेलिया क्या कर चुका है? राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है उनकी मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में 1938 में सिडनी में हुई की थी। कहाँ पे की थी? 1938 में सिडनी में। 1962 में पर्थ में। कहाँ पर?
पर्थ में, 1982 में ब्रिस्बेन में, 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन खेलों की मेजबानी की थी। कहाँ कहाँ पर की थी? 1938 में सिडनी में, 1962 में पर्थ में, 1982 में ब्रिस्बेन में, 2018 में गोल्ड में और 26 में कहाँ करेगा? 26 में करेगा विक्टोरिया राज्य में। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। विक्टोरिया में 2004 में वेंडिंगो में राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन किया गया था। 5 हो गए ना, 5 बार की थी, 2004 में विक्टोरिया में और 2026 में भी विक्टोरिया में ही करेगा। और 2018 में गोल्ड कोस्ट में, 2082 में ब्रिस्बेन में, 1938 में सिडनी में और 1962 में पर्थ में की थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार इसकी मेजबानी कर चुका है, अब कितनी बार करेगा? 6ठी बार करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से या नोट डाउन कीजिए। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्ष 2022 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? बताइए किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया 2022 में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से? कौन से? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है नीलमणि फुकन को। किसको किया गया है? नीलमणि फुकन को 2020 के लिए 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया है। 2020 के लिए 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर बात करें 2021 के, ये 2020 की थी ना, इसलिए इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर बात करें 2021 के लिए किसे सम्मानित किया जाने की घोषणा की है तो कोंकणी, एक सेकंड, कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजे को किसे की गई है 2020 के लिए? तो 22 में इन्हें सम्मानित किया गया नीलमणि फूकने को। और 2021 का जो पुरस्कार है उसके लिए किसे सम्मानित किया जाने की घोषणा की है? दामोदर मौजे को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन पुरस्कार समिति 56 और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2021 में की थी। कब की थी? दिसंबर 2021 में की थी। 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की वो घोषणा किसने? ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने। ठीक है, किसने की थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2021 में की थी। 2021 कोंकणी साहित्यकार 2021 का किसे दिए जाने की घोषणा की है? मैंने अभी बताया, कोई कोंकणी साहित्यकार है दामोदर मौजे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कैसा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं में से किसी भाषा के लेखन के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं बताई गई है उनमें से किसी भी भाषा के क्या लेखन के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें बात करते हैं कि इसमें राशि कितनी मिलती है और क्या क्या दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में 11 लाख की धनराशि और वाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक क्या दिया जाता है यानी सर्टिफिकेट, और एक क्या दिया जाता है? वाघ देवी की प्रतिमा यानी मूर्ति दी जाती है। अब बात करते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। क्या था उनका नाम? जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उनका नाम था जी शंकर कुरूप। अगर बात करें 2017 ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो उपन्यासकार कृष्ण सोबती को दिया गया था। 2017 में किसे दिया गया था? उपन्यासकार कृष्ण सोबती को। 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के ये अंग्रेजी के पहले साहित्यकार थे। कौन थे? अंग्रेजी के पहले लेखक थे अमिताभ घोष, जिन्हें किस डेट में पुरस्कार दिया गया था? किस सन में दिया गया था? 2018 में। 2019 में मलयालम कली अक्कीथम को दिया गया
गया था? किसे दिया गया था? अक्की थम को 2019 में। याद रखेंगे 2017 में उपन्यासकार कृष्ण सोबती को दिया गया था, 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। ये अंग्रेजी लेखक के पहले कवि थे, अंग्रेजी के पहले लेखक थे। ठीक है, किसके? अंग्रेजी के पहले लेखक जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को। 2019 में मलयालम कवि अक्की थम को मिला था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे नामित किया? बताइए किसे नामित किया मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से? तो ये किया है बाबर आजम को। किसे किया है? बाबर आजम को किया है। और बात करते हैं महिला की, तो महिला में किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया की रोचेल हंस। किसे? राचेल हंस को किया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, अगर पुरुषों की बात करें तो बाबर आजम को, और अगर महिला की बात करें तो राचेल हंस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ से। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां पर किया है? बताइए कहां पर किया है सफल परीक्षण? तो ये किया है पोखरण राजस्थान में। कहां पर किया है? पोखरण राजस्थान में किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो पोखरण राजस्थान में किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्वदेशी विकसित हेलिना टैंक रोधी मिसाइल। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली दुनिया की अत्याधुनिक टैंक रोधी हथियारों में से एक है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 7 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, यानी ये वार कहां तक कर सकती है? 7 किलोमीटर तक कर सकती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? हैदराबाद द्वारा। मैंने क्या बताई थी? डीआरडीओ में कितनी प्रयोगशालाओं का समूह है? डीआरडीओ 52 प्रयोगशालाओं का। तो ये जो कौन सी प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया? इसे हैदराबाद प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया। बात करते हैं डीआरडीओ की, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी डीआरडीओ की स्थापना। ठीक है, अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष है। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी 2022 को 64वां डीआरडीओ दिवस मनाया गया था। कौन से नंबर का? 64वें नंबर का डीआरडीओ दिवस अब की बार। और डीआरडीओ दिवस वर्तमान में 52 प्रयोगशालाओं का एक समूह है। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको? कितनी प्रयोगशालाओं का समूह है? 52, यानी 52 प्रयोगशालाओं का समूह है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में अमर मित्र को उनके द्वारा 45 साल पहले लिखी गई, कितने साल पहले लिखी गई थी? 45 साल पहले। तो कहते हैं ना कि जब किस्मत जागती है तो ऐसे ही जागती है। अब 45 साल पहले उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्हें क्या पता था कि 45 साल के बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, ये 110% गारंटी है। संघर्ष करते रहोगे, विपदाएं आती रहेगी, मुसीबतें आती रहेगी, लेकिन अगर उस संघर्ष से निखर कर, कहते हैं ना कि सोना भी तपता है, सोने को भी तपना पड़ता है एक आभूषण बनने के लिए। ठीक है, तो आपको भी तपना पड़ेगा कुछ बड़ा इंसान बनने के लिए, कुछ बड़ी पोस्ट लेने के लिए। वो आपने ये सुना होगा, सभी ने देखी होगी वो मूवी, कौन सी है वो? सलमान खान की, जिसमें वो ये बोलता है कि जलना पड़ता है सुल्तान मूवी देखी होगी आप सभी ने, कि ये दुनिया ऐसे ही सर नहीं झुकाती, जलना पड़ता है सुल्तान। और मेहनत करने के लिए, और ये पूरा अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि जलना पड़ता है सुल्तान, ये दुनिया इतनी आसानी से सर नहीं झुकाती। ठीक है,
कुछ भी हो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब ऐसे आप घर पे बैठे रहो, भगवान के भरोसे बैठे रहो कि भगवान कर देगा जो कर देगा, है ना, वो तो नहीं करेगा। आप शुरुआत करोगे तो एक स्टेप पे तो चढ़ोगे ना, फिर धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ये मेरा वादा है। वादा क्या है, मैं ये 110% कह सकती हूँ कि आज तक का इतिहास है ये, कि आज तक कभी किसी ने मेहनत की और वो सफल ना हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सफल तो टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है, कोई जल्दी ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन सफलता हर किसी को मिलती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि हाल ही में अमर मित्र को उनके द्वारा 45 साल पहले लिखी गई किस कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए कौन सी है वो कहानी? वो है गांव बरो। क्या है? गांव बरो एक कहानी है जो इन्होंने 45 साल पहले लिखी थी। अब इन्हें ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक एक को करते हुए चलेंगे। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी है। याद रखेंगे, अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन है, और सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो मैडीरा। अमेजन की जो अमेजन नदी है उसकी सहायक नदी है मैडीरा। ये विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो कील नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत। भारत में सबसे ज़्यादा मतदान होता है, तो विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश क्या है? भारत है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा है। और अगर राज्य में भारत में पूछा जाए कि कौन सा राज्य है तो गुजरात है। भारत में कौन सा राज्य है? गुजरात है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन है। कौन सा है? चीन है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में रिटायर होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? बताइए कौन बन गया है आईपीएल में के इतिहास में रिटायर होने वाला पहला खिलाड़ी? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन आईपीएल के इतिहास में रिटायर होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? बताइए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में से मान्यता दी गई? चलिए बताएंगे फटाफट से। ट्री सिटी ऑफ द सॉरी सॉरी बताइए। चलिए फिर से देखते हैं एक बार कि किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये दी गई है हैदराबाद मुंबई को। किसे दी गई है? हैदराबाद मुंबई को दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परिषद UNECOC, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक परीक्षण के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? बताइए फटाफट से किसके लिए चुना गया है? कौन सा है वो?
बताइए फटाफट से कि कौन सा है देश जिसके लिए चुना गया है UN ECOSOC, तो वो है हमारा भारत, प्यारा भारत। क्या हो जाता है हमारा, 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है भारत को। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय सेना 13 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाती है। तो बताइए फटाफट से, भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाती है। बताइए किस दिवस के रूप में मनाती है। तो ये मनाती है सियाचिन दिवस, किसके, सियाचिन डे के रूप में मनाती है भारतीय सेना 13 अप्रैल को। आगे चलेंगे, इसके बाद कुछ हमारे पुस्तक है, इन्हें देख लेंगे, और कुछ इनके लेखक कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी। एक एक पुस्तक को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली है क्रिकेट द्रोण। क्रिकेट द्रोण की बात करें तो ये किसने लिखी है, जतिन परांजपे और आनंद बसु ने। किसने, किसकी पुस्तक है, जतिन परांजपे और आनंद बसु की पुस्तक भी आजकल आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है, तो पुस्तकों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। वन अरेंज्ड मर्डर किसने लिखी है, चेतन भगत ने। नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आर्काइव्स किसने लिखी है, कल्याण कुमार डे ने। किसने लिखी है, कल्याण कुमार डे। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट्स, ग्रीन लाइट्स लिखी है मैथ्यू मैकनाघे। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या, नीना राय। नेक्स्ट है शिखर को छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका। नेक्स्ट है सूरज कदे मरदा नहीं, उधम सिंह ने लिखी है। द एंड गेम, एस हुसैन जैदी ने लिखी है। इफ एट ब्लीड्स, स्टीफन किंग ने लिखी है। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका या फटाफट से नोट डाउन कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। क्रिकेट द्रोण, जतिन परांजपे और आनंद बसु। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस ब्रिटिश आर्काइव्स, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ग्रीन लाइट्स, मैथ्यू मैकनाघे। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय। शिखर को छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका। सूरज कदे मरदा नहीं, उधम सिंह। द एंड गेम, एस हुसैन जैदी। इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग। और आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलेंगे, देखते हैं और भी है क्या पुस्तकें, बस इतनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर अपना व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। बताइए किस स्थान पर किया है। तो ये किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है, गुजरात में किया है। ठीक है, बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है, ये आपकी ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे याद। अगर आप सारे स्टेट रोज एक बार देख लेते हैं ना, जैसे ही कोई स्टेट आता है हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक बार में देख लेते हैं, तो कभी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है, राजधानी क्या हो जाती है, गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद हो जाता है। गुजरात में 33 जिले हैं। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं, आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानसभा सीट 182 है। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 11 है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। अगर बात करें प्रथम राज्यपाल की तो मेहंदी नवाब जंग प्रथम राज्यपाल थे। और अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो जीवराज नारायण मेहता गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मैंने अभी बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी, ये सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। और विश्व में अगर पूछा जाए तो अभी क्या आया था पीछे, कनाडा। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए तो गुजरात। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की कि गुजरात में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वेलवदर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, भारतीय जंगली अभ्यारण्य, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, वर्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य,
अभ्यारण्य और कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। चलते एक बार देखिए फिर से इन्हें फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, वेलवदर नेशनल पार्क, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक नेशनल पार्क, नारायण सरोवर अभ्यारण्य, वर्धा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य और कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हमारी आ जाती है आज की पुस्तक। आज की पुस्तक क्या है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक। और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अब आ जाती है हमारी कल की जो पुस्तक थी वो थी भारत भारती। भारत भारती के लेखक कौन है? बताइए फटाफट से, किसने लिखी है भारत भारती? तो ये लिखी है, इसका आंसर कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में दिया था, बिल्कुल सही आंसर था मैथिली नहीं, अज्ञेय ने लिखी है। किसने लिखी है? अज्ञेय ने। ठीक है, किसने? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम क्या है उनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये है इनका पूरा नाम। 3-4 नाम मिला के एक नाम बना हुआ है। ठीक है, इतिहास का प्रश्न था हमारा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। अब एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं सिर्फ 2 मिनट में फटाफट से। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? बताइए फटाफट से, नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो नंबर 1 पर है गुजरात और दूसरे नंबर पर है कौन सा? केरल और तीसरे नंबर पर है पंजाब। नेक्स्ट है, भारत द्वारा 2023 में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप सभी को पता है इंग्लैंड करेगा, बर्मिंघम। और 26 में मैंने अभी बताया 26 वाला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा वर्ष 2021 के लिए ललित कला अकादमी फेलोशिप और राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 23 लोगों को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो नरेंद्र मोदी जी को की है। किस राज्य की सुप्रसिद्ध कांगड़ा चाय का जीआई टैग देने की घोषणा की गई? तो हिमाचल प्रदेश की गई। पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो शहबाज शरीफ को चुना गया। ठीक है, ये हमारा कल का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है और आज के हमारे 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल के साथ आपको बताया जाता है। क्वेश्चन से संबंधित जो भी जानकारी है उसके बारे में आपको पूरे अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया आप जो भी यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी यूज करते हैं, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना न भूले। लाइक करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।